हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र। इस लेसन के बारे में हम पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। अब हमारी ये तीसरी वीडियो है इसी लेसन के ऊपर। हमने पहले देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अक्षेत्रों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हमने पहले की बात की थी, पहले थे हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अक्षेत्र, जिसमें प्राथमिक अक्षेत्र का विशेष योगदान रहा था आय में और रोज़गार में। लेकिन आय ये कम उपलब्ध करवाता था और रोज़गार ज़्यादा उपलब्ध करवाता था। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, और कुछ अक्षेत्र होते हैं, ऐसे और कार्य होते हैं जिनको हम आगे अलग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 प्रकार के और अक्षेत्रों की, जिसको कहा गया है संगठित और असंगठित अक्षेत्र। अब हमने हमारे कार्य के जो भी हमने विभाजन देखे थे, अब इनको हम 2 विभागों में और विभाजित कर सकते हैं, संगठित और असंगठित अक्षेत्र। उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ संगठित अक्षेत्र क्या होते हैं। संगठित अक्षेत्र उन अक्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर कुछ नियम, जहाँ पर कुछ रूल होते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसे संगठित अक्षेत्र कहा जाता है या बंधे हुए अक्षेत्र कहा जाता है। दूसरे होते हैं हमारे असंगठित, मतलब जो आपस में बंधे हुए नहीं हैं, जिसके अपने कोई रूल और नियम नहीं हैं, उसे असंगठित अक्षेत्र कहा जाता है। अब इन्हीं को जानने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं कांता का उदाहरण। जैसे पहले मैंने कांता के बारे में पढ़ा था कि कांता क्या कहती है। अब देखते हैं कि कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से लेके शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वो नियमित रूप से प्रति माह के अंत में अपना वेतन पा लेती है और वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। मतलब जो हमें सरकार की तरफ से भत्ते मिलते हैं वो भी इसको मिल जाते हैं। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। उसको सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें सरकार को फ्री उपलब्ध करवाई जाती है एक कर्मचारी को, वो चीज़ें इसको मिलती हैं। उसे जब नौकरी की प्रारंभ की थी तब उन्होंने एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी के संबंधित और शर्तें रखी गई थी, कुछ उल्लेखन बातें कही गई थी। ये है एक सामान्य कर्मचारी की बात, जिसमें हम सामान्य ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो नियमित एक काम करता है, रेगुलर सरकारी नौकरी में है, उसे सरकार के अनुसार काम करना पड़ता है। वो एक समय के अनुसार काम करता है, चाहे वो 9 से 5 करे या 9:30 से 5:30 करे। यह कमल। अब ये कमल कौन है? कमल भी कांता का पड़ोसी ही है। वो भी एक नियर बाई की दुकान है, उस दुकान में जाता है और वहाँ हर रोज़ मजदूरी करता है। वो सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाता है और शाम को 8 बजे वापस आता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता, ना ही उसे कोई और कार्य मिलता है, ना उसको छुट्टी मिलती है, ना ही उसको छुट्टी के पैसे मिलते हैं, जबकि कांता को मिलते थे। यह सब चीज़ें उसको नहीं मिलती और ना ही इसको ये काम करने के लिए कोई पहले विशेष नियम और रूल या कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करवाया गया था। अब हम दोनों के रोज़गारों को देखते हैं। जो पहले हम बात करते हैं कांता की, कि कांता को काम निश्चित है, मिला हुआ है, वो लगातार काम करती है, लेकिन कमल ऐसा नहीं कर सकता, कमल को काम नहीं मिला हुआ। अब हम पहले की बात करते हैं कि कांता संगठित अक्षेत्र में काम करती है। अब आपको संगठित क्षेत्र की यहाँ परिभाषा समझ में आएगी कि वो संगठित क्षेत्र में काम करती है और संगठित क्षेत्र में वो उद्यम कार्यस्थल आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित हो, जहाँ लोगों को पास सुनिश्चित काम होता है। वो क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसके अंदर कुछ सरकारी नियम विनियमों का पालन करना होता है और इन नियम और विनियमों को अनेक विधि, जैसे कारखाने अधिनियम, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये हमारे संगठित क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर ये सारे नियम और रूल होते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हम कमल का उदाहरण लेते हैं। ये एक छोटे से क्षेत्र में काम करता है, छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं, जिसका जो अधिकांश सरकारी क्षेत्र से बाहर होती हैं, मतलब जिसके अंदर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी निजी व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी की होती हैं। परंतु इसमें क्षेत्रों में नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वो कम वेतन वालों को रोजगार देते हैं जो प्रायः नियमित नहीं होते कि उनको हर रोज़ काम दिया जाए, इस प्रकार के नियम और नहीं होते। इस
कार्य में उनको ना तो छुट्टी मिलती है, ना उनको नियमित है, और जो छुट्टी ले ली जाती है उनके पैसे काट लिए जाते हैं। ये होते हैं हमारे असंगठित अक्षेत्र। चलिए अब हम बात करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि कौन से कार्य हमारे संगठित अक्षेत्र के हैं और कौन से कार्य हमारे असंगठित अक्षेत्र के हैं। तो आप इनको ध्यान से देखें और इनका अध्ययन हमारे यहाँ करके बताएं कि कौन से कार्य यहाँ पर संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन से कार्य हमारे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपने सोल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो वो मेरे पास पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें। जो हमारे असंगठित क्षेत्र होते हैं, तो उस असंगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिकों को किस प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि जो काम वहाँ श्रमिक करते हैं, अब सरकारी में तो काम करते हैं वो तो ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करता है और उसको काम के नियम और रूल आदि सब कुछ नहीं बताए जाते कि कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से रूल हैं, तो उसमें उस व्यक्ति को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, कैसे उस पर काम करवाया जा सकता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि संगठित क्षेत्र में अधिकतर मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर अत्यधिक धीमी गति से ही होते हैं। मतलब कि यहाँ काम होता है तो वहाँ रोजगार पैदा होता है, अगर नहीं होता तो यहाँ कोई रोजगार पैदा नहीं होता। तो इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं कि असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसी रणनीतियाँ कर वचन श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुपालन करने से बचने के लिए अपनाए जाते हैं। बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होते हैं, जहाँ वो कम वेतन मिलता है, उनका प्रशासन किया जाता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती, उनकी आय कम है और नियमित भी नहीं है, इस रोजगार को संरक्षण नहीं है और ना ही कोई लाभ होता है। अब इसके लिए सन 1990 में यह देखा गया था कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण की सहायता की आवश्यकता है। तो क्या है कि जो ये लोग लालच करते हैं, वो लालच की वजह से इन लोगों का शोषण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ भूमिहीन कृषि, छोटे किसान, सीमांत किसान आदि जो हमारे होते हैं, इनको बुनाई कढ़ाई आदि से रचिता होते हैं और लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, शाक भंडारण सुविधा और वहाँ विपणन केंद्र की प्राप्त सुविधा भी उपलब्ध की ज़रूरत होती है, ताकि समय पर चीज़ों को प्राप्त कर सकें। अगर कोई हमारे गांव में कोई दुकान करता है तो उसके लिए, उस दुकान के लिए उसको सामान आना, लोगों तक सामान पहुंचाने आदि की सुविधा भी उसे मिलनी चाहिए। बात आती है शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र लघु उद्योग, श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकांक्षिक श्रमिक और सड़क पर विक्रेताओं का काम करने वाले, सर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले से रचित हैं। यहाँ पर हम बात कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि जो हमें उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको एक नियमित काम करने के नियम और घंटे बना देने चाहिए, उन मज़दूरों को नियमित वेतन दिया जाना चाहिए, काम उनको लगातार मिलना चाहिए। उनको जब वो बीमार होते हैं या सर को जिस कंपनी में या फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री के अंदर उनको इलाज की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि वो अपना कार्य सही तरह से कर सकें और मन लगा कर उसमें कार्य कर सकें। समय के अनुसार उसकी जो चीज़ों की उनसे आवश्यकता होती है, वो चीज़ें भी उसको उपलब्ध करवा देनी चाहिए, ताकि वो अपना काम और कार्य अच्छे से तैयार करता रहे। इन्होंने हमारे यहाँ गांव और शहरों की एग्जाम्पल की सहायता से इसको दर्शाने की कोशिश की है।